नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं पिछली कुछ क्लासेस से या पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेरणा नामक टॉपिक में जो कि चल रहा था करंट में, मैंने आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको कराया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे। मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि हर रोज एक प्रैक्टिस वीडियो जरूर आएगी। जब तक सीटेट का एग्जाम होता है हम प्रयास करेंगे कि तब तक मैं आपको 1400-1500 ऐसे प्रश्नों का संकलन करा दूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को देख करके आप एग्जाम में आराम से टिक लगा लें। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आदाब है, सत श्री अकाल है, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम आपके लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो हम बहुत दिन से करना चाह रहे थे, हो सकता है वो नहीं हो पा रहा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब है, सभी बहुत ही अच्छे हैं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे अपने यहाँ पे। और सीटेट इस समय एग्जाम जो हमारी एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट मैं कह रहा हूँ, फॉर्म फिल करने वाली जो डेट है वो आ चुकी है। सभी लोग अपना फॉर्म जल्दी फिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना फॉर्म जल्दी फिल करेंगे तो उसमें ये होता है कि इस बार जो सेंटर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें पहले पाव का मामला है, इसलिए जल्दी से आप फॉर्म अपना फिल कर दीजिए ताकि आपको जो सेंटर है वो नियरेस्ट ही मिल जाए, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए और आपको बहुत दूर ना जाना पड़े। और आपके हो सकता है अगर आपका शहर एक्स सिटी है, एक्स वाई सिटी के हिसाब से होता है, अगर आपके यहाँ पर टीसीएस के, जिनको आप आईओएन कहते हैं, टीसीएस के अगर सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं आज के इस प्यारे से अपनी क्लास पर। हमने 20 क्वेश्चन तक करा दिए थे और हम शुरू करते हैं 21 नंबर यानी 21 नंबर से शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला नंबर प्रश्न, और ये जो पहला प्रश्न है ये कहता है प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। याद रखिएगा, जो प्रेरक होते हैं, याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, जो शुरुआत होती है, जो इसका ओरिजिन होता है वो नीड यानी, तो आप कहेंगे कि जो हमारी अभिप्रेरणा है उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे नीड यानी आवश्यकता से होती है। माने जब आवश्यकता होगी तभी व्यक्ति प्रेरित होगा। और आवश्यकता एक हमारे पास में आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि एक हमारे पास में होता है मोटिवेशन साइकिल, और उस साइकिल में हमारे पास में प्रेरक भी आता है। इसको हम कहते हैं ड्राइव। क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेरक। और उसके बाद एक हमारे पास में यहीं पर उपलब्ध होता है, उसी चक्र में आता है उद्दीपक, और उद्दीपक का दूसरा नाम होता है प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। तो आप देख रहे होंगे कि प्रेरक या प्रेरणा के अंतर्गत, प्रेरणा का मतलब ही होता है प्रेरणा या प्रेरक, तो उसके अंतर्गत ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी। कोई अगर निगेटिव शब्द आता होता तो मैं आपको बताता। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा कि प्रेरक के अंतर्गत प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रबल उत्प्रेरक और सब आते हैं, सब सम्मिलित होते हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर जो प्रश्न है वो है पुरस्कार व दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। देखो, कोई एक बच्चा है, उसको वो अभिप्रेरित है, तो अभिप्रेरणा सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से होती है। अगर मैं आपसे केवल इतना पूछूं, बताओ पुरस्कार और दंड किस प्रकार के प्रेरणा में आएंगे, तो आप कहेंगे नकारात्मक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा में आएंगे। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, मोटिवेशन के 2 टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन, एक नेगेटिव मोटिवेशन, या सकारात्मक, इसी को आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, और नकारात्मक या इसी को बाह्य प्रेरणा कहते हैं। अगर सकारात्मक यानी पॉजिटिव अगर प्रेरणा की बात की जाए, पॉजिटिव मोटिवेशन की बात की जाए, तो इसके अंतर्गत आते हैं भूख, प्यास, काम, निद्रा, मलमूत्र त्याग। और अगर हम बात करें नेगेटिव या बाह्य की, एक्सटर्नल की, जिसे आप एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं, उसी को नेगेटिव कहते हैं, उसी को एक्सटर्नल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, अर्जित कहते हैं उसी को, तो वो अलग बात है। तो वहां पर आते हैं पुरस्कार, दंड, वैवाहिक संबंध बनाना, सामाजिक संबंध बनाना, आदि आदि चीजें आती हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको किसी को प्रेरित करना है तो आप प्रेरणा दीजिए, लेकिन अगर उसका अनुचित प्रयोग होने लगा, यानी आप उसको ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, तो फिर वो उतना ज्यादा प्रभावी, तो अधिगम उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। यानी एक मात्रा है, आप पुरस्कार इतनी मात्रा में देंगे तो बच्चे का अधिगम अच्छा रहेगा, और अनुचित दे रहे हैं, गलत भी कर रहा है तब भी दे रहे हैं, सही भी कर रहा है तब भी दे रहे हैं, तो फिर तो निरंकुश हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अनुचित प्रयोग क्या होता है, अधिगम को प्रभावहीन बनाता है, यानी बेकार हो जाएगा। यानी प्रभावहीन का मतलब है कि फिर वो उतना इफेक्टिव रह ही नहीं जाएगा।
यानी ये क्या है, प्रभावहीन बनाता है। अप्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, और सकारात्मक अप्रेरणा को ही कहा जाता है क्या प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे इसी को कहा जाता है आंतरिक, और इसी को इंग्लिश की बात करें तो होता है इंटरनल मोटिवेशन, या इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। ध्यान से सुनना, बार बार आप इन चीज़ों को रिवाइज करना है। दूसरे टाइप की होती है जिसको हम कहते हैं नकारात्मक अप्रेरणा, या इसी को हम कहते हैं बाह्य अप्रेरणा। ठीक, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल, और या हम इसी को कहा करते हैं कैसा, निगेटिव। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है ध्यान से देखना। इसके अंतर्गत आता है भूख, प्यास, काम, निद्रा और मलमूत्र त्याग। क्या होता है? मलमूत्र त्याग। अगर इसकी बात करें, इसके अंतर्गत आता है पुरस्कार, इसके अंतर्गत आता है प्रशंसा, इसके अंतर्गत आता है प्यारे भैया प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, वैवाहिक संबंध बनाना, छात्र संबंध बनाना, आदि आदि चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रभावहीन हो जाता। अनुचित प्रयोग नहीं, उचित प्रयोग करिए तब तो ठीक है, और अनुचित प्रयोग करेंगे, ज्यादा देंगे कम देंगे, फिर वो आनंद नहीं है, या उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, प्रभावहीन हो जाएगा। चलिए आते हैं हम 23 में। लिखा है मूल प्रवृत्ति एक विशेषता है जो पाई जाती है। एक मिनट, हम जरा इरेजर को सिलेक्ट करके इसको हटाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छे ये टॉपिक हैं। और याद रखिएगा, ये जो अप्रेरणा टॉपिक है मुख्यतः यूपी टेट में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीटेट का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए इसको आप हर हमेशा याद रखिएगा, ताकि कभी भी सीटेट का जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो वहां भी कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना होने पाए। इस बात का आप बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। हम पढ़ रहे थे 7वीं स्लाइड, और हमें सेलेक्ट कर लेना है पेन। ठीक है, देखिए हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति की विशेषता पाई जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हम बात करते हैं प्राणी, तो प्राणी के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक तो सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, उसको हम कहते हैं मनुष्य, और बाकी जो भी जिसके पास भी जीवन है, जिसमें भी जीवन है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो जीव हो, इसको आप कह सकते हैं प्राणी। ठीक, याद रखिएगा मोटिवेशन जो होता है केवल मनुष्य में नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब पढ़ाई करके सरकारी नौकरी या कोई भी जॉब पा लेना ही केवल नहीं होता है, बल्कि मोटिवेशन का मतलब होता है, जैसे भूख लगी है तो भूख एक मोटिवेशन है, एक अभिप्रेरणा है खाना खाने की। और ये क्या प्रेरणा केवल मनुष्य में आती है? क्या खाना केवल मनुष्य खाता है कि पशु पक्षी भी खाना खाते हैं? तो आप कहेंगे सर जी पशु पक्षी भी खाते हैं। तो बताओ केवल मनुष्य में लागू होगी कि ये पूरे समस्त प्राणियों में लागू होगी? तो आप कहोगे मनुष्य में थोड़ी ना केवल लागू होगी, तो समस्त प्राणियों में होगी, क्योंकि मलमूत्र त्याग पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है, काम मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। यानी ये केवल मनुष्य में नहीं बल्कि पूरे मानव जाति पर लागू होगी। तो यहां पर आप क्या सही करेंगे कि सभी प्राणियों में, तथा सभी प्राणियों में या जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि अगर कोई पशु है, मूल प्रवृत्ति का मतलब है भूख लगेगी, प्यास लगेगी, निद्रा आएगी, काम की इच्छा होगी, मलमूत्र त्याग की इच्छा होगी, तो जन्मजात ही तो होती हैं, प्राकृतिक ही तो होती हैं, वही उन्हीं को हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अगर पूछा जाए मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत किसने दिया, तो याद करिए मैंने एक आपको बताई थी, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो एक नाम याद रखिएगा, मैकडूगल साहब ने दिया। और इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो आप कहोगे कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां किसने बताई है? मैकडूगल साहब ने बताई है। तो समस्त प्राणियों में होता है, केवल मनुष्यों में गलत, केवल बिल्लियों तथा चूहों में गलत, सभी प्राणियों में जन्मजात तथा प्राकृतिक होता है। देखिए प्रैक्टिस से आप यही पाओगे, आप में एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, चलते हैं अगला देखो लिखा हुआ है 24 नंबर, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं, किसने कहा है? मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब भी प्यारे बच्चे मूल प्रवृत्ति की बात आए सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, मैकडूगल, क्योंकि मैकडूगल ही वो व्यक्ति है जिसने मूल प्रवृत्तियों की बात की और इसी ने मूल प्रवृत्तियों से संबंधित सिद्धांत दिया है। कितनी बताई हैं? तो 14। कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य में? 14। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ संबंधित क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ में जुड़ा होता है संवेग। क्या जुड़ा होता है? संवेग। तो किसने बताया? मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। मूल प्रवृत्तियों की बात केवल एक व्यक्ति ने की है जिसका नाम है मैकडूगल साहब, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया हुआ है।
आगे आ जाइए, लिखा हुआ है 25 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था में बालक को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में बालक है यानी इसको हम कहते हैं टीन एज। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, टीन एज इसे ही कहते हैं तूफान का काल, इसे ही कहते हैं समस्या का काल। इस समय बच्चा अपने आप को वेरीफाई करना चाहता है, अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाना चाहता है, अपनी एक उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। इस एज में बच्चे को आप मारिए मत, डांटिए मत, क्योंकि जरा सा आपने किया आप उसको तुरंत दुश्मन बन गए, आपके लिए उसके मन में घृणा पनप जाएगी। तो ऐसा कभी भी मत करना। तो करना क्या है सर जी, तो उसको अभिप्रेरित करिए, उसको बताइए कि ये काम तुम कर सकते हो, तुम पढ़ाई में आगे जा सकते हो, उसको ऐसे मोटिवेट करिए। उससे गलती निकालेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। टीनेज में कभी भी गलती मत निकालिएगा, सबसे बड़े दुश्मन उसके आप ही हो जाएंगे। कभी भी उसकी आलोचना मत करिए, क्रिटिसिज्म मत करिए उसके कामों का, और नकारात्मक व्यवहार का तो सोचना ही नहीं, वरना कट्टा गोली लेके खड़ा हो जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है, जीवन में मेरे बाधक है, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। बतौर टीचर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बतौर टीचर हम बीएड कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको दोनों से डील करना है, बच्चों से, छोटे बच्चों से भी डील करना है, और आप 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ाते हैं तो आपको इन्हीं बच्चों को फेस करना है जो किशोरावस्था में होते हैं, जो टीन एज में होते हैं। उनको कभी गलतियां मत निकालिए, उनको बस प्रेरित करिए। किस बात के लिए, तो आप कहेंगे उनको आप प्रेरित करेंगे, हम प्रेरणा देंगे उनको, उनसे काम कराने का तरीका ढूंढिए, उनकी बड़ाई करिए और काम करेगा। देखिए आ जाओ 26 नंबर, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को करना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए संवेग शब्द के प्रयोग किसने किया, देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि मैकडूगल ने बताया कि मूल प्रवृत्तियां ही मानव व्यवहार का चालक होती हैं, और इन्होंने कहा कि मनुष्य में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और यही 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग होता है। तो कह रहा है कि संवेगों पर अब नियंत्रण पाना है। संवेगों पर क्या पाना है, तो आप कहेंगे संवेगों पर अब नियंत्रण पाना चाह रहा है। एक मिनट रुक जाइए, किसी भी चीज को काटेंगे नहीं, 1 मिनट ले लेते हैं हम, इसको क्या करेंगे हम, 1 मिनट पहले भैया पीछे आ जा, 1 मिनट। अभी चूंकि हम लोगों ने मैंने इसको नया चलाना सीखा है, तो कभी कभी मेरे से गड़बड़ हो जाता है, तो आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर मान लीजिए संवेगों पर नियंत्रण पाना है, ठीक, तो संवेगों पर अगर नियंत्रण पाना है तो याद रखिएगा कुछ ऐसा ढूंढो जो नियंत्रण करे। देखो आत्मचेतना नामक चीज कभी भी मैकडूगल ने की नहीं है। आत्मचेतना का मतलब होता है अंदर से जागरूक हो जाना, तो ये तो संत सन्यासी टाइप की बात हो गई, ये अब प्रेरणा है ही नहीं, ठीक है। संत सन्यासी टाइप की बात, आत्मचेतना माने अंदर से किसी बात में इंट्यूशन आना, चेतना आना, वो बच्चों में होता ही नहीं। और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड पेडागोजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी हमें बच्चों के हिसाब से पढ़नी है, ना कि बुजुर्गों के हिसाब से पढ़नी है। तो बच्चा जो है वो आत्मचेतना नामक कोई भी चीज को परफॉर्म कर ही नहीं सकता, यानी आत्मचेतना तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसी बात ही नहीं है। आत्म प्रेरणा वो खुद से प्रेरित नहीं होता है, खुद से प्रेरित बस खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, मलमूत्र त्याग के लिए ही होता है, नींद के लिए होता है। और हमको सिर्फ वही थोड़ी ना है, वो तो केवल दही का भी सबक सकता है ना सॉरी, जीवन चलाने के लिए वो थोड़ी ना करना है। अब हमको संवेगों पर नियंत्रण पाना है। देखो आत्मानुभूति, अगर उसको आत्मानुभूति होती तो फिर शिक्षा की आवश्यकता क्या है। आत्मानुभूति का मतलब होता है उसको खुद से कुछ हो, खुद से क्या हो, उसको इंट्यूशन हो। अगर होता है तो टीचर क्या चाहिए, क्योंकि टीचर की आवश्यकता है। तो आत्म नियंत्रण का अभ्यास कराओ उसको बताओ कि कैसे हम, गुस्सा है तो हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये चीजें उसको बताइए। तो क्या सही हो जाएगा, आत्म नियंत्रण का अभ्यास कराइएगा। अगर आप किसी भी बालक के संवेगों पर नियंत्रण पाना चाह रहे हैं, तो चाहते हैं कि बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण पाए। याद रखिएगा, आत्मचेतना नामक कोई भी बातचीत नहीं हुई है, आत्म प्रेरणा नामक कोई भी बातचीत नहीं है, आत्मानुभूति नामक कोई भी बातचीत नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण का अभ्यास करवाएंगे, क्योंकि यहाँ आप शिक्षक हैं और आपको ऐसा करना पड़ेगा। आइए 27 नंबर में आ जाइए, लिखा है उपलब्धि और प्रेरणा सिद्धांत किसने दिया। तो ये नाम बिल्कुल रट के रखिएगा, किसने दिया है, तो आप प्यारे बच्चे कहेंगे ये दिया है हमारे मैकक्लेलैंड साहब ने दिया है। किसने दिया है, मैकक्लेलैंड ने दिया है। 3-4-5 अपने पास हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो दिया है हमारे मैकडूगल ने। अगर कहा जाए कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो दिया है अब्राहम। किसने दिया है, तो आप कहेंगे अब्राहम मास्लो ने दिया है या मैस्लो ने दिया, जैसा मन हो वैसा लिखेगा। मास्लो भी सही है, मैस्लो भी सही है। अब एक नया जुड़ गया उपलब्धि का सिद्धांत,
यानी अचीवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट, जो उपलब्धि का सिद्धांत दिया वो किसने दिया? वो दिया हमारे मैकक्लीलैंड साहब ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना। आगे आ जाओ, तो इसमें याद करने सी बात है, याद करके रखेंगे इसको। आइए 28 नंबर लिखा है, निम्न में से कौन सा अप्रेरणा का पक्ष नहीं है? याद रखिए, जो दबाव है। अब प्रेरणा में क्या क्या आता है? तो प्रेरणा की शुरुआत कहाँ से होती है? आज से पूछा जाए कि सबसे प्रेरणा का सबसे प्राथमिक तत्व कौन सा है? नीचे देखो प्रश्न, ये नहीं है, आगे तो आपको मिलेगा। अब प्रेरणा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आप कहेंगे अब प्रेरणा की जो शुरुआत है, यानी शुरू ही कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे आवश्यकता से है। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी प्यारे बच्चे, तब तक आप अभिप्रेरित नहीं होंगे। यानी अब प्रेरणा की शुरुआत ही कहाँ से होती है? नीड से होती है। जब नीड से होती है उसके बाद में आएगा आपका ड्राइव। क्या आएगा? ड्राइव। ड्राइव को ही हम कहते हैं प्रेरक। क्या कहते हैं? प्रेरक। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? एक आपके पास में आएगा उद्दीपक, जिसको आप कहते हैं प्रोत्साहन। ठीक है भाई, आपको आवश्यकता है, आपके पास में क्या है? प्रेरक है, जो कि आपको प्रेरित कर रहा है। जब आप काम किए तो आपको उद्दीपक मिल गया। लेकिन दबाव नामक कोई भी बात कभी भी यहां पर नहीं आई है। इसमें प्रश्न क्या है? फिर आगे पक्ष नहीं है। तो कौन सा पक्ष नहीं है? तो आप कहेंगे दबाव इसका पक्ष नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आवश्यकता से शुरुआत होती है किसकी? प्रेरणा की। उसके बाद में प्रेरक होते हैं जो उसको बढ़ाते हैं। उद्दीपक होता है जिसके मिलने पर कुछ उसको प्रोत्साहन टाइप का महसूस होता है, इसीलिए इसको उद्दीपक या प्रोत्साहन हम कहा करते हैं। याद रखिएगा। आगे आ जाइए, प्राथमिक आवश्यकताओं को कहते हैं। देखिए, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं भूख। क्या होता है? तो आप कहेंगे प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं भूख, क्या होती है? प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, और क्या होता है? और होता है जिसको आप कहते हैं काम, या जिसको आप कहा करते हैं सेक्स। क्योंकि हमें अपनी मानव जाति को भी बढ़ाना है, तो ये होती हैं। याद रखिएगा, ये कैसी हैं कि ये चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आदमी मर जाएगा। और ये सारी की सारी जो आवश्यकताएं हैं, ये देह माने शरीर, तो देह माने शरीर, इसलिए इन सब समस्त आवश्यकताओं को हम कहते हैं दैहिक आवश्यकताएं। क्या कहते हैं प्यारे भैया? दैहिक आवश्यकताएं कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी प्राथमिक आवश्यकताओं का मतलब प्यारे बच्चे उन आवश्यकताओं से है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। जीवन जीने के लिए हमको खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, मलमूत्र त्याग जरूरी है, क्योंकि ये अगर शरीर में रहा तो हम मर जाएंगे। भूख से मर सकते हैं, प्यास से मर सकते हैं, मलमूत्र त्याग से मर सकते हैं और निद्रा से मर सकते हैं। बाकी अगर काम नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ये चार तो बेसिक नीड हैं, किसी का भी जीवन चलाने के लिए, जीवन बचाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इन्हीं को हम कहते हैं दैहिक, क्योंकि दैहिक कहां से बना है? देह से, और देह माने शरीर, तो शरीर से संबंधित जो आवश्यकता है उनको क्या कहेंगे? दैहिक कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाइए, ये लिखा हुआ है 30 नंबर, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा, आवश्यकता का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? अब्राहम मास्लो। अभी भी मैंने बताया है, याद रखिएगा, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है हमारे मैस्लो ने या मास्लो ने। याद रखिएगा, आवश्यकता शब्द का जो प्रयोग किया था वही किया था अब्राहम मास्लो ने, और इन्होंने बताया भी था कि ये क्या है? अब्राहम मास्लो ने। तो ये है आवश्यकता का सिद्धांत। आगे आ जाइए 31, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का फिल इन द ब्लैंक्स से है। देखो याद करिए, अगर आपके पास में प्रेरणा, या इसी को कहते हैं प्रेरणा, ठीक है, आपके पास प्रेरणा है, एक मिनट, प्रेरणा है या आपके पास में अभिप्रेरणा है, बताइए। अगर मान लीजिए कि आपको भूख लगी हुई, आपकी प्रेरणा कब शांत होगी? जब आपको उपलब्धि यानी जब क्या मिला था? जब आपको खाना मिल जाएगा। ठीक है, या देखो, जब कोई व्यक्ति प्रेरित होगा या कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होगा तो प्रेरणा शांत कब होगी? जब उपलब्धि मिलेगी। मान लीजिए कि हमको भूख लगी है, तो भूख हमारी कब शांत होगी? जब हमको खाना मिल जाएगा। यही तो उपलब्धि है, खाना मिल जाना उपलब्धि है। और वही अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है, मान लो आप सब पढ़ रहे हो, तो सही अधिगम कब पूरा होगा? जब आपको जो आप पढ़ना चाह रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसको आप कहते हैं बोध। क्या कहते हैं?
बोध कहते हैं जिसको आप कहते हैं बोध। और जब आपको बोध हो जाएगा तभी तो आपकी लर्निंग पूरी होगी। जैसे अभिप्रेरणा शांत होती है, उपलब्धि यानी भूख शांत होगी, खाना मिलने पर। ऐसे अधिगम जो होगा वो सफल कब होगा? जब क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा, जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसी भी टॉपिक के बारे में। तो संबंध क्या है? बोध है। ठीक है। चिंतन का मतलब होता है किसी विषय पर चिंता करना, तर्क का मतलब उस विषय पर तर्क करना, और विवेक होगा तभी चिंतन और तर्क होंगे। और बोध का मतलब होता है कि एक समझ बन जाना, पढ़ाई का मतलब होता है एक समझ बना लेना किसी भी विषय में। फिर देखो आगे है आपका स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा हर्ज़बर्ग ने दिया। किसने दिया? हर्ज़बर्ग ने। देखो फिर से दो बातें आई हमारे पास में। अगर आपसे पूछा जाए कि उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये दिया है प्यारे बच्चे मैकक्लीलैंड ने दिया। किसने दिया? तो आप कहेंगे मैकक्लीलैंड ने दिया। देखो ये जो प्रश्न है दोनों के दोनों प्रश्न, चाहे ये आवश्यकता ये स्वास्थ्य वाला हो, चाहे दोनों के सीटेट के प्रश्न हैं, चाहे पीछे वाला दिया गया और चाहे ये वाला दिया। सीटेट क्या करता है प्यारे बच्चे? वो बड़ा स्पेसिफिक टाइप प्रश्न पूछता है। वो आपको बहुत ही सिंपल प्रश्न देकर उसका लक्ष्य आपको खिलाना या खेलना नहीं है, उसका लक्ष्य है आपका सही आकलन करना। तो याद रखिएगा आपका सही आकलन हो रहा है, इसलिए ये सब चीजें आपको याद रखनी है। यूपीटेट में कोई जरूरत, यूपीटेट में सिर्फ दो याद कर लो, आवश्यकता का सिद्धांत और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। लेकिन जब सीटेट पढ़ रहे होंगे तो इतने में काम नहीं चलेगा, आपको याद करना पड़ेगा हर्ज़बर्ग। तो स्वास्थ्य का सिद्धांत उपलब्धि का किसने दिया? मैकक्लीलैंड ने। और स्वास्थ्य का किसने दिया? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य का दिया था हमारे हर्ज़बर्ग साहब ने। 33 नंबर में आ जाओ। 33 नंबर का जो सिद्धांत वो कहता है प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसने कहा? देखो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा की तीन बातें कही गई हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम के लिए याद रखना। अभिप्रेरणा किसके लिए? तो आप कहेंगे अभिप्रेरणा अधिगम के लिए तीन बातें कही गई। अब अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है, पहली बात है। दूसरा कहा गया ये क्या है? ये है सुनहरी सड़क। क्या है? सुनहरी सड़क। फिर उसके बाद में तीसरा कहा गया कि ये क्या है? ये है सर्वश्रेष्ठ। क्या है? सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग या मार्ग है। मान लो अगर राजमार्ग लिख गया आता है बढ़िया है, और नहीं तो अगर आपके सामने केवल सर्वश्रेष्ठ आ जाए तब भी याद रखना इसको किसने कहा था? याद रखिए इसको कहा था स्किनर ने या BF स्किनर साहब ने कहा था। तो अब याद रखेंगे किसने कहा है? तो आप कहेंगे स्किनर साहब ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर साहब ने कहा है। ठीक है प्यारे भैया, अब देखिए तो समझ गए कि नहीं? मैंने कहा कि अधिगम जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम के लिए क्या है? अनिवार्य स्थिति, सुनहरी सड़क और सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहे चाहे सर्वश्रेष्ठ कहे, किसने कहा है? BF स्किनर साहब ने कहा है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए आगे जो हमारा 34 नंबर प्रश्न है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? तो एक हमारे पास में सोरेनसन नामक, देखो आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्या कहा जाए? सर्वश्रेष्ठ है। या आपसे अगर कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग या मार्ग कहा जाए तो किसने कहा है? अभी भी मैंने बताया कि स्किनर ने कहा है। और ये अगर कहा जाए कि अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, मतलब अभिप्रेरणा नहीं है तो आप तब तक पढ़ेंगे नहीं। अधिगम का क्या है? अधिगम का अरे भैया आधार है। किसने कहा है? आप शौक से लिखिए कि लिखा है सोरेनसन ने। और पीएच स्केल भी किसने दी थी? तो आप कहेंगे सोरेनसन ने दी थी। पीएच स्केल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे। पीएच स्केल किसने दिया है? सोरेनसन ने दिया है। तो याद रखिएगा अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है किसने? तो आप कहेंगे सोरेनसन ने कहा है। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे देखिए, आगे आ जाइए। और इसको देखो, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। इन चीजों के लिए कोई ट्रिक, कोई सूत्र नहीं बना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब आप सीटेट के लिए तैयारी करते हैं पर्टिकुलर प्यारे बच्चे, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और जो कि आपको एग्जाम में काम आती हैं। तो याद ही करना पड़ेगा, इनका दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये मैं आपसे पर्सनली कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इनका कोई तरीका नहीं होता है। तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब प्रेरणा और समस्या समाधान में याद रखना कोई संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे अब प्रेरणा जो होती है वो काम करने के लिए प्रेरित करती है, वो रिजल्ट नहीं बताती है। समस्या समाधान से क्या लेना देना है? अधिगम का संबंध समस्या समाधान से है। तो इसमें याद करना कोई समाधान नहीं है, कोई बेस ही नहीं बनता है समस्या का, तो कोई सह संबंध नहीं है। यानी अभिप्रेरणा और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, यानी मोटिवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में रिलेशन कुछ नहीं होता, होता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर आगे आ जाओ।
अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण क्या है? मैंने अभी भी बताया था कि अभिप्रेरणा चक्र होता है, याद रखिएगा। अभिप्रेरणा की शुरुआत ही कहां से होती है? नीड से होती है। कहां से होती है? नीड से। ठीक, नीड माने आवश्यकता। अच्छा मुझे आप बताइए, आपको अगर आवश्यकता नहीं है तो आप मेरे साथ में इस वीडियो पर जुड़कर अपना टाइम क्यों खोटी करेंगे, क्यों खराब करेंगे? आपको आवश्यकता है, आपको नौकरी चाहिए, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, तभी तो आप, समझ रहे हो कि नहीं? तभी तो भैया आप, कहाँ गया? ये देखो यहां पर क्या है? आवश्यकता है, नीड है। तो अगर कहा जाए पहला चरण, तो चक्र शुरू ही कहां से होता है? आवश्यकता से होता है। क्यों? क्योंकि बिना आवश्यकता के क्या कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा? तो आप कहेंगे कभी नहीं करना चाहेगा। यानी अगर आवश्यकता है तो अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा शुरू ही आवश्यकता। जैसे मुझे भूख लगी है, मेरी आवश्यकता है भोजन, इसलिए तो हमें आवश्यकता ही तो पहला चरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, सरल है। 37 नंबर देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सभी मास्लो के आवश्यकता सिद्धांत संबंधी सिर्फ एक को छोड़ करके। देखो आपको एक बात बताते हैं, देखो मास्लो ने क्या किया कि मास्लो ने आवश्यकता के सिद्धांत बताते वक्त इसको 5 भागों में बांटा। 1, 2, 3, 4 और 5। देखो सबसे पहले मुझे आप बताइए, जैसे कि आप इस संसार में आए, आप पैदा हुए, सबसे पहले क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सबसे पहले सर जी हम दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। दैहिक आवश्यकताओं से संबंधित है क्या? भूख, प्यास, काम और मलमूत्र त्याग। मलमूत्र त्याग और आप कहेंगे नींद। सबसे पहले तो इसकी व्यवस्था करोगे भाई। अगर जीवन में कोई व्यक्ति आया तो उसको सबसे पहला खाना चाहिए, पानी चाहिए, काम चाहिए, मलमूत्र त्याग चाहिए और नींद चाहिए, पहली बात है। जब ये चीजें हो जाती हैं, अब व्यक्ति को सर छिपाने के लिए छत चाहिए, यानी उसको सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा कहां से होगी? तो उसको चाहिए घर। तो दूसरी आवश्यकताएं कौन सी हैं? सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। पहली कौन सी हैं? दैहिक आवश्यकताएं। तो अगर हम यहां पर लिख दें, यहां पर 1 मिनट रुकिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए पहली हमारे पास में आवश्यकताएं होती हैं, हम यहां पर लिख देंगे, तो जगह भी नहीं स्लाइड में, कोई बात नहीं। पहली दैहिक समझ जाइए, दूसरी होती है सुरक्षात्मक। जब घर बन गया वो हो गया। अब व्यक्ति को चाहिए प्यार, स्नेह और प्रेम चाहिए। ठीक है, मतलब अब उसको चाहिए कि अब उसके पास में होती मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं उसके पास में। फिर जब उसको प्यार स्नेह मिल गया, अब वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, एक रोल मॉडल बनना चाहता है। और जब ये भी हो गए तो लास्ट में उसको चाहिए कि वो ये खोज करता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। तो उसको क्या चाहिए? तो उसकी होती हैं, वो चला जाएगा आत्म चिंतन की अवस्था में, यानी उसकी आत्मचिंतन की आवश्यकताएं होती हैं। आप पहली कैसी है? दैहिक, दूसरी है सुरक्षात्मक, तीसरी है तो आप कहेंगे मनोसामाजिक, मतलब समाज में रहकर प्यार दुलार पाना चाहते हैं, मनोसामाजिक। फिर है पहचान बनाना, फिर लास्ट में आत्मचिंतन। देखो पहली कौन सी है? शारीरिक आवश्यकताएं, जिनको आप दैहिक आवश्यकताएं कहते हैं, पहली वाली। सुरक्षात्मक अवस्थाएं मैंने अभी आपको बताया। आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, क्योंकि वो क्या चाहता है? प्यार चाहता है, स्नेह चाहता है, प्रेम चाहता है, आत्मसम्मान। लेकिन क्या कहीं भी आध्यात्मिक आवश्यकताओं का चर्चा हुआ है? आप कहेंगे नहीं हुआ, यानी यही हमारा सही आंसर है। कौन सा? तो आप कहेंगे 1 नंबर। 1 नंबर ही हमारा क्या है? सही आंसर है। यही हमारे पास में आंसर है, 1 नंबर। क्यों? क्योंकि छोड़ करके, एक को छोड़ करके ये 3 इसमें आ रही हैं, बल्कि एक नहीं आ रही है। अगला आ जाइए 38 नंबर। 38 नंबर में है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहलाती है। तो याद रखना वो है उद्दीपक। मान लीजिए आपको, जैसे कि थॉर्नडाइक के नियम में देखा था आपने, थॉर्नडाइक के नियम में मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पिंजरे में बंद की थी वो एक्शन क्यों करती थी? क्योंकि उसको प्राप्त किसको करना था? बाहर रखी हुई मछली को प्राप्त करना था। तो मछली कहाँ रखी? परिवेश में। जो बिल्ली अंदर बंद है वो क्रिया क्यों करती है? क्योंकि उसको बाहर रखी हुई मछली प्राप्त करनी है, क्योंकि उसको बाहर रखी हुई मछली का लालच है, वो मछली चाहती है, तभी तो प्रयास कर रही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे प्यारे भैया हम कहते हैं उद्दीपक, या उसी को हम कहते हैं, अगर यहाँ पर प्रोत्साहन भी लिखा होता तब भी गलत ना होता। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोत्साहन भी बिल्कुल सही बात होती। तो ये होता है। आगे आ जाओ 39 नंबर। देखो लिखा एक छात्र, अब ये देखो कठिन, इसमें लिखना होगा आपको
कठिन परिश्रम करता है ना, हार्ड वर्क करता है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, याद रखिएगा, जैसे मैं हूं, आप हैं, आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पिता ने अच्छे अंक आने पर क्या कहा है, उसको मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, कहा है कि तुमको फिर हम एक बाइक दिलवा देंगे। अच्छा मुझे बताइए, मैंने कहा था कि सकारात्मक आवश्यकताएं, सकारात्मक जो अभिप्रेरणा है वो होती हैं जो क्या हो, जिसमें आत्म आनंद हो। क्या हो? आत्म आनंद हो, यानी जो खुद की खुशी के लिए की जाएं। वो कैसी होती हैं? तो आप कहते हैं आंतरिक, आंतरिक या उसी को सकारात्मक कहते हैं। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, बस ध्यान से सुनिएगा। आंतरिक आवश्यकताएं, मैंने कहा था वे आवश्यकताएं जो किसी के दबाव में की जाएं, जो किसी बाह्य दबाव में की जाए। बाह्य दबाव का मतलब जैसे पिताजी के द्वारा साइकिल दिलाना, अच्छे अंक आने पर पुरस्कार पाना, धन्यवाद पाना। बताओ ये कैसी है? क्योंकि वो मेहनत क्यों कर रहा है? आप कहेंगे सर जी वो मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मोटरसाइकिल चाहिए। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। तो पिता ने क्या किया है कि एक बाह्य मोटिवेशन उत्पन्न कर दिया है, एक बाहरी दबाव डाल दिया है कि अगर तू अच्छे नंबर लाता है तो मैं तेरे को मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा, मैं तेरे को बाइक दिलवा दूंगा। तो ये बाह्य है। जैसे आप क्लास में काम इसलिए करते हैं, अच्छी पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि क्लास के सभी बच्चे आपको पसंद करें। तो वो जो पसंदगी है, वो जो नापसंद है, वो आप बाह्य उत्प्रेरक है। आप चाहते हैं कि आप मॉनिटर बन जाएं, तो वो क्या है? बाह्य उत्प्रेरक है। तो इसका आप याद रखिएगा। तो ये कौन सी है? ये बाह्य प्रेरणा होती है, ये बाह्य प्रेरणा होती है। अगले में आ जाओ। आज का लास्ट प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है स्वतः अभिरुचि व आनंद। अभी मैंने बताया है कि एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक, इसी को हम कहते हैं सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव। याद रखिए, जब कोई पॉजिटिव प्रेरणा का मतलब होता है जब हम किसी के दबाव में नहीं, बल्कि इसमें लिखो स्वतः उपरि। स्वतः माने खुद की अभिरुचि के लिए, स्वतः, स्वतः अभिरुचि मतलब खुद के चक्कर में करता है, अभिरुचि में करता है, या आप कह दीजिए कि खुद के आनंद के लिए करता है। तो ये कैसी होती है? तो आप कहेंगे होती है पॉजिटिव, सकारात्मक या आंतरिक। तो याद रखिए आंतरिक होता है। पीछे वाले में आपने देखा पिताजी से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा था, तो वाह थी, लेकिन यहाँ पर स्वतः अभिरुचि मतलब खुद से अंदर से उसको रुचि है और खुद का आनंद है, इसलिए कर रहा है, इसलिए आंतरिक हो गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद होगी। आप भरोसा करिए डियर लर्नर पर, जैसा अभी तक आप भरोसा करते रहे, आप आगे भी भरोसा कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन चीज़ें पूरा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है ऐसी आपके सामने लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए और इसका पूरा लाभ उठाते रहिए। और जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना है। और एक और बात है कि आप सभी शेयर जरूर किया करें, आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम सदैव से करते आ रहे हैं ये चीज़ें। आप सभी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप, कुछ भी हो, हमें मेहनत करनी है और आपके लिए करनी है, यही हमारी प्रसन्नता है। हम हमेशा से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। बस हम चाहते हैं कि आप अपने एंड से बस छोटा सा फीडबैक दे दें, तो बहुत महान कृपा होगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ें करती रहनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट अब आगे ही क्लास को डिसाइड करेंगे। आप जैसे कमेंट करते हैं, आप जैसी मांग करते हैं, वैसे ही हम आगे क्लास करेंगे। तो आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अपने कमेंट, अपने विचार हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।